नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के एकमात्र चरण और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान सोमवार को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल में समुद्री संसाधन प्रमुख रूप से शामिल। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा, वे हिंद प्रशांत क्षेत्र को बाधा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। भारत और ऑस्ट्रेलिया 30 दिनों के अंदर आपसी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे। संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न। दोनों सदनों के सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा। सरकार आज वंचितों को सहायता देने की योजना स्माइल की शुरुआत करेगी। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए सोमवार से सभी स्कूल फिर से खुलेंगे। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आज से आम जनता के लिए खोला जाएगा। क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 96 रन से हराया। श्रृंखला 3-0 से जीती। और क्वींसटाउन में न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की एकदिवसीय महिला क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत को जीत के लिए 276 रन का लक्ष्य दिया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के एकमात्र चरण और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इन चरणों में उत्तराखंड की 70, गोवा की 40 और उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 7 चरणों में होना है। राज्य में मतदान का पहला चरण पूरा होने के बाद सभी राजनीतिक दल अब शेष चरणों के चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। 10 फरवरी को पहले चरण में 11 जिलों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में 60% से अधिक मतदान हुआ था। इस बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाएं कर रहे हैं। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों और पंजाब में सभी 117 सीटों के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा। उधर मणिपुर में भी 2 चरणों के मतदान के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। पहले चरण में 6 जिलों की 38 सीटों के लिए 28 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मणिपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण और मणिपुर में पहले चरण के लिए कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो गई है। गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए एकमात्र चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। राज्य विधानसभा की 40 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे। भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से राज्य में विकास की गति को और तेज करने के लिए पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही गोल्डन गोवा के सपनों को साकार कर सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गोवा के मुख्य मुद्दों की बात कभी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुमत में आती है तो बेरोजगार
युवकों को नौकरी दी जाएगी और बंद पड़े माइनिंग कार्य को शीघ्र शुरू किया जाएगा। आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईमानदार सरकार के लिए पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। टीएमसी के नेता भी बदलाव के लिए लोगों से वोट देने का अनुरोध कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार गोवा से कृष्ण कुमार लाल। पश्चिम बंगाल में आज सिलीगुड़ी, विधाननगर, चंद्रनगर और आसनसोल नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान 227 वार्डों के लिए 19,36,462 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की हिंद प्रशांत सागर पहल में समुद्री संसाधन मुख्य रूप से शामिल है। कल एक महासागर शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से समुद्री सभ्यता रहा है और हमारी सुरक्षा और समृद्धि महासागरों से जुड़ी हुई है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्रों से प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया है। इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। इंडिया रिसेंटली अंडरटूक अ नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन to clean plastic and other waste from coastal areas. 300,000 young people collected almost 13 tons of plastic waste. प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय नौसेना इस वर्ष समुद्र से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए 100 जहाज दिवस का योगदान देगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक पर वैश्विक पहल शुरू करने में फ्रांस के साथ शामिल होने में खुशी होगी। India has always been a maritime civilization. Our ancient scriptures and literature talk about the gifts of the oceans, including marine life. Today, our security and prosperity are linked to oceans. India's Indo-Pacific Ocean Initiative contains marine resources as a key pillar. क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा है कि वे हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र आवाजाही, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप और दबाव मुक्त बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं, ताकि इस क्षेत्र में और इससे इतर भी सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ावा मिले। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक में शामिल नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद के लिए आतंकवादियों के इस्तेमाल की भी निंदा की। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने भी कहा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या हमले के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बैठक के बाद चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को बाधा रहित और समावेशी बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं, ताकि इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक खुशहाली सुनिश्चित की जा सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया 1 महीने के भीतर आपसी व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे देंगे। इसके 1 वर्ष के भीतर भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता संपन्न हो जाने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन टीहन ने कल नई दिल्ली में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। दोनों देशों के बीच अगले महीने अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस समझौते में वस्तु, सेवा, उद्यम, स्वच्छता, सीमा शुल्क प्रक्रिया और कानूनी तथा संस्थागत मुद्दे शामिल होने का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि 3 दिन की वार्ता में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि दोनों देश एक ऐसे संतुलित व्यापार समझौते की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं जिससे आपसी व्यापार और निवेश बढ़े तथा दोनों देशों को लाभ हो। We have transcended from diplomacy to openness, and that itself has been the defining feature of this negotiation. India and Australia are not only linked by the great Indian Ocean, but we are connected by history, our shared interests in global peace, in a transparent world order, the prevalence of rule of law in the way businesses are conducted. दोनों देश ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के समक्ष कर संबंधी मुद्दों का भी तेजी से समाधान करने पर सहमत हुए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान सोमवार को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल में समुद्री संसाधन प्रमुख रूप से शामिल। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा, वे हिंद प्रशांत क्षेत्र को बाधा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। भारत और ऑस्ट्रेलिया 30 दिनों के अंदर आपसी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे। संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न। दोनों सदनों के सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा। सरकार आज वंचितों को सहायता देने की योजना स्माइल की शुरुआत करेगी। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए सोमवार से सभी स्कूल फिर से खुलेंगे। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आज से आम जनता के लिए खोला जाएगा। क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 96 रन से हराया। श्रृंखला 3-0 से जीती और क्वींसटाउन में न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की एक दिवसीय महिला क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत को जीत के लिए 276 रन का लक्ष्य दिया। संसद के बजट सत्र का पहला चरण कल संपन्न हो गया। संसद के दोनों सदन सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होने तक स्थगित कर दिए गए हैं। बजट सत्र 31 जनवरी को केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सत्र के पहले चरण की कार्यवाही में व्यवधान के कारण स्थगन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और राज्यसभा निर्धारित समय से आधा घंटे बाद तक चलती रही। उन्होंने सत्र को प्रभावी और रचनात्मक बताया और उम्मीद व्यक्त की कि यही भावना आगे भी जारी रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हुए सभी सदस्यों की उनकी सक्रिय भागीदारी और रचनात्मक सहयोग के लिए सराहना की। सदस्यों ने सदन में देर रात तक बैठते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों को प्रतिबद्धता के साथ निभाया, जिससे हम 121% उच्च कार्य उत्पादकता प्राप्त कर सके। सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के समय के स्थान पर 15 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 60 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। सरकार आज वंचितों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता देने की योजना स्माइल की शुरुआत कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना का लाभ किन्नरों और भिखारियों को भी मिलेगा। एक रिपोर्ट। इस योजना में 2 उपयोजनाएं शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना। ये योजनाएं उन अधिकारों की पहुंच को मजबूती प्रदान करती हैं जो लक्षित समूह को आवश्यक कानूनी सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन देने का वादा करते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास योजना के तहत ट्रांसजेंडर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। अपराधों का समय पर पंजीकरण, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 171 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.17% है। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार से सभी स्कूल फिर से खोलने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया है कि विस्तृत निर्देशों के साथ इससे संबंधित आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। केरल सरकार ने कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य में धार्मिक समारोहों और कार्यक्रमों में 1500 लोगों के शामिल होने की अनुमति देने का फैसला किया है। अट्टुकुल पोंगला, अलुवा शिवरात्रि और मरामोन कन्वेंशन जैसे आगामी धार्मिक त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन आज से आम जनता के लिए खोला जा रहा है। लोग सोमवार को छोड़कर अन्य दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुगल गार्डन जा सकते हैं। ये 16 मार्च तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का शुभारंभ किया।
दर्शकों को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही मुगल गार्डन देखने की अनुमति होगी। वेबसाइट www.rashtrapatisachivale.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। एक बार में अधिकतम 100 लोग गार्डन में जा सकते हैं। इस दौरान दर्शकों को मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड मानकों का पालन करना होगा। भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम IRCTC ने 14 फरवरी से सभी रेलगाड़ियों में पके भोजन की सुविधा फिर शुरू करने का फैसला किया है। IRCTC ने कहा है कि यात्रियों की जरूरतों और देश में कोविड प्रतिबंधों में ढील को देखते हुए IRCTC ने रेलगाड़ियों में पके भोजन की सुविधा शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। IRCTC ने कहा है कि पके भोजन की बहाली रेलवे बोर्ड से मिले दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई है। ये सुविधा कुल रेलगाड़ियों में से 428 रेलगाड़ियों में पहले ही बहाल हो चुकी है और इस वर्ष जनवरी तक 80% रेलगाड़ियों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है। शेष 20% रेलगाड़ियों में सोमवार तक ये सुविधा बहाल हो जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने बताया कि रेलवे यात्रियों की सेवा में लगातार ध्यान दे रहा है। 14 फरवरी से IRCTC ने खाना देना फिर से शुरू किया है। रेलवे बोर्ड ने ऐसे निर्देश जारी कर दिए हैं। पके भोजन की बहाली पूरी सुविधा के साथ यात्रियों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है। लगभग 428 ट्रेनों में पके हुए भोजन के रूप में बहाल की जा चुकी है। कोरोना में हो रही कमियों को देखते हुए 21 दिसंबर से ही करीब 30% और 22 जनवरी तक 80% पके हुए भोजन की सेवा बहाली प्रारंभ कर दी गई थी। प्रीमियम ट्रेनों राजधानी शताब्दी दुरंतो में पका हुआ भोजन पहले ही 21 दिसंबर को बहाल किया था और 23 मार्च 20 को कोरोना वायरस महामारी के कारण सुरक्षा उपायों को देखते हुए खान पान सेवाओं का निलंबन कर दिया गया था। IRCTC ने यह भी कहा है कि राजधानी शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम रेलगाड़ियों में पके भोजन की सुविधा पिछले वर्ष दिसंबर में ही बहाल हो चुकी है। बयान में कहा गया है कि रेडी टू ईट भोजन सुविधा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस शानदार संघर्ष की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 12 फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने समझ लिया कि लोग अभी भी एक अहिंसक आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन पुलिस और हिंसक भीड़ के बीच मात्र एक संघर्ष में बदल जाए। गांधी जी ने लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की और उपवास पर चले गए। I will fast as a penance for my part in arousing such emotions, and I will not stop until they stop. गांधी जी के विचार में किसी भी आंदोलन में एक निश्चित दौर के बाद विराम भी होना चाहिए।
जिससे लोग फिर से ऊर्जा अर्जित कर सकें और अधिक सशक्त होकर उभरें। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के नेता बारडोली में मिले और असहयोग आंदोलन रोकने का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया। बारडोली प्रस्ताव पारित होने के साथ ही असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। बारह फरवरी का दिन बारडोली सत्याग्रह के लिए भी जाना जाता है। 1928 में इसी दिन गुजरात के बारडोली में सत्याग्रह शुरू हुआ था। वर्ष 1925 में गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तालुका में अकाल पड़ा और किसान बुरी तरह इसकी चपेट में आ गए। किसानों की स्थिति और शोषण को नजरअंदाज करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश सरकार ने कर की दरें 30% बढ़ा दी। कर की दरों में इस अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी की समीक्षा करने की किसानों की अपील के बावजूद सरकार ने कर वसूली जारी रखने का फैसला किया। जनवरी 1928 में गुजरात के कार्यकर्ता नरहरि पारिख, रविशंकर व्यास और मोहनलाल पंड्या ने किसानों से बातचीत की और वल्लभ भाई पटेल को सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। किसानों की सभा को संबोधित करते हुए वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैं अब भी आपसे कहता हूँ कि आंदोलन शुरू करने से पहले दोबारा सोचें। मुझे और मेरे सहयोगियों को भूल जाएं। यदि आप सोचते हैं कि आप शोषण और अन्याय का प्रतिरोध करेंगे तो संघर्ष करें, आंदोलन को हल्के में ना लें। यदि आप विफल हो गए तो फिर कई वर्षों तक दोबारा उठ नहीं पाएंगे, लेकिन यदि आप सफल रहे तो स्वराज की नींव रखने में आपका बड़ा योगदान होगा। अंततः 12 फरवरी को बारडोली में किसानों की बैठक में संशोधित कर का भुगतान न करने का निर्णय लिया गया और कर नहीं देने का अभियान शुरू किया गया। अभियान के दौरान करदाताओं ने संपत्ति कुर्क किए जाने पर भी राजस्व का भुगतान नहीं किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों का बहिष्कार किया और अपने खेतों में नहीं गए। किसानों ने बेदखली और जब्ती का अपने तरीके से प्रतिरोध किया। सरकारी कार्यालयों में किसानों को खबर देने वाले लोग थे जो उन्हें पहले ही सतर्क कर देते थे। जब अधिकारी राजस्व वसूल करने पहुंचते तो उन्हें गांव खाली मिलता। आंदोलन के स्वयंसेवकों में सभी जाति और वर्ग के लोग शामिल थे। वे भूमिहीन श्रमिकों के हित के लिए भी काम करते थे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि ये स्थानीय आंदोलन था, लेकिन इस पर पूरे देश का ध्यान गया और इसे राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला। स्थिति को काबू से बाहर होता देख ब्रिटिश सरकार ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया। आखिरकार कर में बढ़ोतरी को 30% से घटाकर 6% कर दिया गया और किसान अपनी जब्त की गई जमीनों पर वापस लौट आए। सरदार पटेल ने बारडोली सत्याग्रह की सफलता का श्रेय गांधी जी की शिक्षाओं और किसानों के अदम्य संकल्प को दिया। देश भर के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल के सशक्त नेतृत्व को माना। बारडोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। क्वींसटाउन में 5 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने भारत को 276 रन का लक्ष्य दिया है। भारतीय टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 2 विकेट पर 66 रन बना लिए थे। अहमदाबाद में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 96 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच और प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध रहने की संभावना है।
मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह और गिलगित में आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में इम्फाल, कोहिमा और ईटानगर में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। शिलांग और आइजोल में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल बिहार की मुंगेर में गंगा नदी पर बने 14.5 किलोमीटर लंबे पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। ये पुल 696 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 333B पर बना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। सिद्धार्थ, क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की बैठक को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, क्वाड बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र को समावेशी बनाने पर जोर, आतंकवाद जैसे साझा खतरों से मिलकर निपटने के लिए मजबूती से काम करने का आह्वान। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के संबोधन का उल्लेख करते हुए लिखा है, भारत के 3 लाख युवाओं ने करीब 13 टन प्लास्टिक कचरा जमा किया। देश में हाई स्पीड रेलगाड़ियों के कॉरिडोर के लिए सरकार द्वारा दिल्ली, अहमदाबाद समेत 7 मार्गों पर सर्वे कराने की घोषणा राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है, भारतीय रेल हाई स्पीड ट्रेनों के लिए एलिवेटेड ट्रैक बनाने की संभावनाएं भी तलाश रही है। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों का अब अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एक जगह रखने पर सुविधा मिलने की खबर हरिभूमि में है। पत्र लिखता है, सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा से नागरिकों को जोड़ने के लिए नई सुविधा दी। अब लोग आरोग्य सेतु ऐप से 14 अंकों का आभा नंबर ले सकेंगे और वे इस अकाउंट नंबर के जरिए अपने पुराने और नए मेडिकल रिकॉर्ड्स को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर अपलोड कर सकेंगे। फेफड़ों की बीमारी क्षयरोग यानी टीबी की जांच के लिए बलगम का नमूना लिया जाता है, लेकिन इसे सुगम बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक खास तरह का मोबाइल एप्लीकेशन कफ कलेक्शन ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए खांसी की आवाज रिकॉर्ड की जाती है। खांसी की आवाज और कुछ शब्दों के ज्यादा देर तक बोलने से टीबी रोग की पहचान की खबर राष्ट्रीय सहारा में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के एकमात्र चरण और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान सोमवार को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल में समुद्री संसाधन प्रमुख रूप से शामिल। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा, वे हिंद प्रशांत क्षेत्र को बाधा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। भारत और ऑस्ट्रेलिया 30 दिनों के अंदर आपसी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे। संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न। सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। सरकार आज वंचितों को सहायता देने की योजना स्माइल की शुरुआत करेगी। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए सोमवार से सभी स्कूल फिर से खुलेंगे। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आज से आम जनता के लिए खोला जाएगा। और क्वींसटाउन में न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की एकदिवसीय महिला क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत को जीत के लिए 276 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।